प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे आज की इस वीडियो में, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। ठीक है, केमिस्ट्री का 3 नंबर चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। ठीक है, उस चैप्टर का हम लोग आज की इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे 2024 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर आप भी 12th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, NaCl विलयन के वैद्युत अपघटन से H2 गैस उत्पन्न होती है, क्यों? ठीक है, प्रश्न कह रहा है NaCl विलयन के वैद्युत अपघटन से H2 गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्यों उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जल के आयनीकरण से H+ आयन बनते हैं। ठीक है, जल के आयनीकरण से H+ बनते हैं। ठीक है, H+ आयनों का विआयनी विभव Na+ के विभव से कम है, इसीलिए H2 उत्पन्न होती है। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला यानी दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न इस चैप्टर का, एक कूलम आवेश से पदार्थ की कितनी मात्रा उत्पन्न होती है? ठीक है, प्रश्न कह रहा है एक कूलम आवेश से पदार्थ की कितनी मात्रा उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी पदार्थ को एक कूलम द्रव्यमान 96,500 ग्राम उत्पन्न करता है, इसे वैद्युत आयन भारक कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ को एक कूलम द्रव्यमान 96,500 ग्राम उत्पन्न करता है, इसे वैद्युत आयन भी कहते हैं। ठीक है, अगला यानी तीसरा नंबर प्रश्न है, कॉपर ठोस अवस्था में ही चालकता दर्शाता है, जबकि CuSO4 विलयन के रूप में, क्यों? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कॉपर धात्विक सेल है, अतः चालकता इलेक्ट्रॉन के गमन से होती है। ठीक है, कॉपर धात्विक सेल है, अतः चालकता इलेक्ट्रॉन के गमन से होती है, जबकि CuSO4 जलीय विलयन है, अतः आयनों की गति के कारण चालकता दर्शाता है। ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न है, लवण सेतु का उपयोग क्यों आवश्यक है? ठीक है, लवण सेतु का उपयोग क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समय के साथ अपघटनी विलयन की सांद्रता परिवर्तित होती है, अतः उनका वैद्युत विभव बदलता है। जब दोनों इलेक्ट्रोडों का विद्युत विभव समान हो जाता है, सेल कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, सेल है जो क्या करता है, वो अपना काम करना बंद कर देता है। ठीक है, अगला यानी पांचवा नंबर प्रश्न इस चैप्टर का, कुछ समय बाद कोई सेल कार्य करना बंद कर देती है, क्यों? ठीक है, सेल है जो कुछ समय बाद कार्य करना बंद क्यों कर देता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी पांचवा नंबर प्रश्न का, समय के साथ अपघटनी विलयन की सांद्रता परिवर्तित होती है, अतः उनका वैद्युत विभव बदलता है। ठीक है, उनका वैद्युत विभव का होता है तो बदलता रहता है। ठीक है, जब दोनों इलेक्ट्रोडों का विद्युत विभव समान हो जाता है, सेल कार्य करना क्या होता है, तो बंद कर देता है। ठीक है, जब दोनों इलेक्ट्रोड का विद्युत विभव समान हो जाता है, ठीक है, बराबर होता है, तो सेल है जो काम करना अपना बंद कर देता है। ठीक है, अगला यानी छठा नंबर प्रश्न है, लोहे के जंग से बचाने के लिए उस धातु का नाम लिखें जो कैथोड सुरक्षा के रूप में प्रयोग होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा Mg ZnAl जैसे अधिक सक्रिय धातु। ठीक है, ये 3 हो जाएगा Mg ZnAl। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहा था कि लोहे के जंग से बचने के लिए, ठीक है, तो इसका भी आंसर जान लीजिए कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या उपाय करते हैं। तो लोहे को जंग से बचने के लिए हम लोग
पेंट या जस्ते का लेप चढ़ाते हैं, ठीक है। और लोहे को नम वायु से दूर रखते हैं ताकि उसमें जंग ना लग सके, जंग से बचाव हो सके, सुरक्षित रह सके, ठीक है। तो 6ठा नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 7वां नंबर प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्रोमियम का उपयोग क्यों होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि क्रोमियम एक जंग प्रतिरोधी धातु है, ठीक है। क्योंकि क्रोमियम क्या है, तो एक जंग प्रतिरोधी धातु है, उसको मतलब सुरक्षा देता है, ठीक है। अगला यानी 8वां नंबर प्रश्न है, क्या कॉपर सल्फेट विलयम को लोहे के बने पात्र में रखा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक सक्रिय होता है, ठीक है, तो नहीं रख सकते हैं। तो 8वां नंबर आंसर कंप्लीट हो गया। अब अगला है 9वां नंबर। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है, शुष्क सेल में प्रयोग होने वाले वैद्युत अपघटयों के नाम लिखें, ठीक है। शुष्क सेल में प्रयोग होने वाले वैद्युत अपघटयों का नाम लिखना है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा NH4Cl और ZnCl2 तथा MnO2+C हो जाएगा, ठीक है। अगला यानी 10वां नंबर प्रश्न है, निकाय Mg2+Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा Mg इलेक्ट्रोड को अपने ही अपघटय विलयन में डुबाया जाता है तथा इसे SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है। परिपथ में वोल्ट मापी लगाया जाता है, ठीक है। परिपथ में क्या लगाया जाता है, तो वोल्ट मापी लगाया जाता है, ठीक है। तो 10वां नंबर आंसर कंप्लीट हुआ। अगला यानी 11वां नंबर प्रश्न है, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, ठीक है। तनुता के साथ क्यों घटती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी विलयन की चालकता सांद्रता कम होने पर घटती है। कब घटती है, जब उसका चालक का सांद्रता कम होता है, तो वह क्या होता है, घटता है, क्योंकि आयनों की संख्या प्रति सेमी क्यूब आयतन से कम होती है, ठीक है। अगला यानी 12 नंबर प्रश्न है, उन धातुओं की एक सूची बनाइए जिनका वैद्युत अपघटनीय निष्कर्षण होता है। क्या होता है, उनका वैद्युत अपघटनीय निष्कर्षण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी 12 नंबर प्रश्न का LiNaKMgCa जैसी धातु प्रबल अपचायक है, इसीलिए इन्हें निष्कर्षित करने के लिए इनका गलित विलयन किया जाता है, ठीक है। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला यानी 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया में न धातु की एक सूची बनाएं जिनका वैद्युत अपघटनीय निष्कर्षण होता है। आयनों के एक मोल के अपचयन के लिए कूलम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो 13 नंबर प्रश्न में और कह रहा है, न धातुओं की एक सूची बनाइए जिनका वैद्युत अपघटनीय निष्कर्षण होता है, ठीक है। +14H +6E-, ठीक है। इस पर से क्या बना, तो 2Cr3+, फिर हो जाएगा +8H2O हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आयन के मोल को अपचयित करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए एक Fa 96,500 C विद्युत की आवश्यकता होती है। 6 मोल इलेक्ट्रॉन या 6F विद्युत की आवश्यकता होती है। 6 गुने 96,500 बराबर कितना हो जाएगा, इतना C हो जाएगा, ठीक है। इतना में गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा, तो इसके आगे, ठीक है। तो ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, इतना ही इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगला यानी 14 नंबर प्रश्न इस चैप्टर का, चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचायक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से कीजिए, ठीक है। किसकी सहायता से करना है, तो रासायनिक अभिक्रिया की। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेल को पुनः आवेशित करते समय वैद्युत अपघटनीय सेल स्थापित की जाती है।
अर्थात धारा से रासायनिक अभिक्रिया की जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रोड अभिक्रिया विपरीत दिशा में संपन्न होती है। ठीक है, तो 14 नंबर का प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला यानी 15 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त किए जा सकने वाले दो अन्य पदार्थ सुझाइए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सामान्यतः ईंधन सेलों में H2 व O2 गैस का उपयोग होता है। इसके साथ साथ CO व CH4 तथा CH3OH का भी उपयोग होता है। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला यानी 16 नंबर प्रश्न है, अर्धचालकों की चालकता कोटि क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10-6 -10 -20 इंटू ओम एन इंटू -1 हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। अगला यानी 17 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, AgNO3 के घोल से 0.5 फैराडे धारा प्रवाहित की जाती है। Ag की मुक्त मात्रा कितना होगी? इसका उत्तर हो जाएगा 54 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 54 GM हो जाएगा, 54 ग्राम हो जाएगा। अगला यानी 18 नंबर प्रश्न है, Cu++ आयनों के घोल में 2 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मुक्त Cu की मात्रा क्या होगी? इसका उत्तर हो जाएगा 63.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला यानी 19 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, विद्युत रासायनिक श्रेणी को परिभाषित करें। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को परिभाषित करें, तो इसका उत्तर हो जाएगा वह सारणी जिसमें विभिन्न धातुओं के विभवांतर क्रम से दिए गए विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। प्रश्न फिर से समझ लीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी को परिभाषा पूछा है, डिफिनेशन, तो इसका उत्तर हो जाएगा वह सारणी जिसमें विभिन्न धातुओं को विभवांतर क्रम में दिए गए हों उसे क्या कहते हैं? तो रासायनिक श्रेणी कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अगला यानी 20 नंबर प्रश्न है, किन्हीं दो विद्युत अपघटय के नाम लिखे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा NaCl तथा MgCl2 हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 21 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, फैराडे के विद्युत अपघटय के प्रथम नियम को लिखें। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन के पहला नियम लिखने के लिए बोल रहा है। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम, विद्युत धारा द्वारा वैद्युत का अपघटन करने पर रासायनिक विघटन की मात्रा विद्युत अपघटन विलयन या गलित में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। क्या होती है? तो समानुपाती होती है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला यानी 22 नंबर प्रश्न है, फैराडे के वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को लिखे। ठीक है, पहला में बोला, 21 नंबर प्रश्न में बोला फैराडे का प्रथम नियम यानी पहला नियम को लिखिए, और 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है फैराडे का द्वितीय यानी दूसरा नियम पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फैराडे के वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम विभिन्न विद्युत अपघटन विलयनों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान धातु का परमाणु द्रव्यमान प्लस धनायन को अपघटित करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये था 22 नंबर प्रश्न का उत्तर, फैराडे का द्वितीय नियम था। ठीक है, अगला यानी 23 नंबर प्रश्न है, गैल्वानी सेल में कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। क्या होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अगला यानी 24 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, एक दुर्बल विद्युत अपघटय का नाम लिखे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल है, जो एक दुर्बल विद्युत अपघटय है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं? प्राथमिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं? 25 नंबर प्रश्न कह रहे थे, इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया जिसमें अभिक्रिया केवल एक बार होती है। अभिक्रिया कितने बार होती है प्राथमिक बैक्टीरिया में? तो प्राथमिक बैक्टीरिया में अभिक्रिया सिर्फ एक बार होता है तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाती है एवं प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। कुछ समय बाद
प्राथमिक बैक्टीरिया क्या होते हैं तो निष्क्रिय हो जाती है, फिर उसे प्रयोग में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो ये 25 नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला यानी 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न क्या आ रहा है, द्वितीयक बैक्टीरिया किसे कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक बैक्टीरिया किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीयक बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया जिनका उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह पुनः अवशोषित कर फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे द्वितीयक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इसका क्या है तो पुनः फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, अगला यानी 27 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। एक प्रबल विद्युत अपघटय का नाम लिखे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl। NaCl है एक प्रबल विद्युत अपघटय है। ठीक है, अगला यानी इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है 28 नंबर। संक्षारण से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी धातु के ऊपर उनके ऑक्साइड या लवणों की मंद गति से लेपन होना संक्षारण कहलाता है। तो आप लोग का केमिस्ट्री का तीसरा नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन का लघु उत्तरीय प्रश्न का हम 28 क्वेश्चन करा चुके हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिस चैनल पर अभी वीडियो देख रहे हैं संध्या साइंस क्लासेस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो और विशेष इधर जान लीजिए। आप लोग का केमिस्ट्री का तीसरा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कब कंप्लीट हो गया है, आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे पहले और सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर सुबह 7 AM और 7 PM पर लाइव क्लासेस होती है, तो जुड़ना न भूलें। अगर आप 2024 में इंटर का एग्ज़ाम यानी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ रहें बेहतर तैयारी के लिए। ठीक है, और बेहतर रिजल्ट के लिए। तो इसका PDF लेने के लिए, जो भी पढ़ाई हो रहा है उसका PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। सभी का लिंक, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। आज तक बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।